नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान जंग अब खत्म होने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति इस जंग को खत्म करने का कभी भी ऐलान कर सकते हैं। वो मीडिया के सामने आकर ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका जंग जीत चुका है, उसने सभी टारगेट हासिल कर लिए हैं। लेकिन क्या ईरान जंग हारा है? ये बड़ा सवाल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह डर लग रहा है कि अगर ईरान जंग फिर से शुरू होती है तब वो अमेरिका में ही घिर जाएंगे और मिड टर्म पोल में उनकी पार्टी की बड़ी हार भी तय हो जाएगी। नवंबर में होने वाले मिड टर्म पोल में अगर रिपब्लिकन पार्टी हारती है तब राष्ट्रपति ट्रंप की ताकत भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसलिए अब वो ईरान जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, जबकि ईरान अमेरिका को कोई मौका नहीं दे रहा है। ईरान की तरफ से ट्रंप को एक और प्रस्ताव बातचीत का दिए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। ईरान ये पहले ही कह चुका है कि बातचीत वो अपनी ही शर्तों पर करेगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान से जंग नहीं लड़ेगा अमेरिका? अगर ऐसा होता है तब इजराइल की सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वहीं खाड़ी देशों का भरोसा भी अमेरिका से पूरी तरह टूट जाएगा। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका और ब्रिटेन में बढ़ सकता है टकराव। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को किंग चार्ल्स ने दिखाया आईना, कहा ब्रिटेन ना होता तो अमेरिकी लोग बोल रहे होते फ्रेंच। ईरान जंग के बीच यूएई का बड़ा फैसला, ओपेक से हुआ बाहर, संगठन सहयोगियों पर लगाया साथ न देने का आरोप। सऊदी अरब से तनाव भी बना वजह। पाकिस्तान में गहराया ऊर्जा संकट, सरकार ने माना कोई रणनीतिक तेल भंडार नहीं। उधर आईएमएफ के रुख ने बढ़ाई आर्थिक चुनौतियां। और चलते चलते में देखेंगे अरुणाचल के जंगलों में मिला घर बनाने वाला जीव, इंसानों की तरह खुद बनाता है आशियाना। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गले की फांस बना ईरान युद्ध। मिड टर्म चुनाव से पहले इप्सोस सर्वे में घटी लोकप्रियता 34% पर आई। पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन को बेहतर बता रहे अमेरिकी। इजराइल का बड़ा दावा, उत्तरी गजा पर किए गए हवाई हमले में हमास की इंटेलिजेंस विंग के बड़े लीडर की मौत। गजा में अक्टूबर 2025 से लागू है युद्ध विराम। रूस से जंग के बीच यूक्रेन का बयान, मार्च में मार गिराए 33,000 रूसी ड्रोन, कहा यह एक महीने का रिकॉर्ड। डीप स्ट्राइक रेंज बढ़ने का किया दावा। इजराइल पर भड़के लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम, आईडीएफ के युद्ध अपराधों की निंदा की। युद्ध विराम के बावजूद जारी हमले में 3 बचावकर्मी मारे गए। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने मुसीबत में फंसा रखा है। ट्रंप जल्दी ही ईरान से कोई डील करना चाहते हैं जिसे वो अपनी जीत के रूप में दिखा सके, लेकिन ईरान भी ट्रंप की परीक्षा ले रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधियों को पाकिस्तान बुलाता है और बिना किसी समझौते के वापस लौटा देता है। और अब खबर यह सामने आ रही है कि ट्रंप ने सीआईए को निर्देश दिए हैं कि वो ईरान को हुए नुकसान की ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाए, जिसके बाद ट्रंप ईरान जंग में खुद को विजेता बताते हुए जंग को खत्म करने का ऐलान कर सके। यानी ईरान से डील हो या ना हो, अब ट्रंप को इससे कोई मतलब नहीं है। ट्रंप इस जंग को खत्म करने के लिए बेहद उतावले दिखाई दे रहे हैं। वो ईरान की शर्तों पर डील करने को तैयार नहीं है और ईरान के खिलाफ नई जंग को भी तैयार नहीं दिख रहे। इसलिए वो जंग से एक तरफा बाहर होने की तैयारी उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से उन्होंने एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया था। लेकिन एक डर यह भी बना हुआ है कि क्या ईरान ट्रंप के ऐलान को मानेगा? अगर ईरान ने हॉर्मूज को नहीं खोला या फिर अमेरिका के मित्र देशों से हॉर्मूज में टैक्स वसूली शुरू कर दी, तब अमेरिका क्या कर पाएगा? अमेरिका की पूरी दुनिया में किरकिरी हो जाएगी। वैसे व्हाइट हाउस में यह भी विचार चल रहा है कि हॉर्मूज स्ट्रेट की नाकेबंदी को और सख्त किया जाए, जिससे ईरान अमेरिकी शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार हो जाए। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि अमेरिका अब जंग लड़ने को तैयार नहीं है। इसका संकेत अमेरिकी न्यूज वेबसाइट द अटलांटिक की रिपोर्ट से मिलता है, जिसमें दावा किया गया है कि जेडी वेंस ने जंग को लेकर दी जा रही सूचनाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बंद कमरे में हुए रक्षा मामलों की बैठक में सीधे सीधे सवाल कर दिया कि क्या रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन सही जानकारी दे रहे हैं? क्या पेंटागन अमेरिकी हथियारों को लेकर सच्चाई बता रहा है? क्या अमेरिका के पास अभी भी इतने हथियार हैं, खासतौर पर इंटरसेप्टर मिसाइलें, कि वो एक बड़ी जंग लड़ सके? उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि पेंटागन राष्ट्रपति ट्रंप को पूरी जानकारी नहीं दे रहा है। ये कह सकते हैं कि अमेरिका जंग के लिए तैयार ही नहीं है और यही कारण है कि ट्रंप ईरान जंग से निकलने की कोशिश कर रहे हैं।
इसके अलावा पेंटागन के टॉप अधिकारियों ने एक ऐसी सच्चाई भी स्वीकार कर ली है जो अब अमेरिका को डरा रही है। अमेरिका के सैन्य अधिकारी ने सीनेट की सुनवाई के दौरान कहा है कि अमेरिका के पास फिलहाल चीन और रूस की आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों से बचने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। अब तक अमेरिका जिस डिफेंस सिस्टम के भरोसे बैठा था वो केवल छोटे लेवल के हमलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। ईरान जंग के दौरान भी वो ईरान की कई हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा था, जबकि रूस और चीन की मिसाइलें ईरान की तुलना में कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं। ऐसे में अब ईरान से उलझने की जगह अमेरिका को रूस और चीन के खिलाफ तैयारी करने की जरूरत बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिका की परेशानी बढ़ा रहा है। वो ट्रंप को कोई मौका नहीं दे रहा जिससे वो अपनी जीत का ऐलान कर सके। ईरान ने एक बार फिर कहा है कि उसके लिए जंग जैसे ही हालात है। जिस तरह की स्थिति हॉर्मुज में बनी हुई है, ईरान उसे सामान्य नहीं मानता। सेना और सुरक्षा एजेंसियां लगातार मॉनिटरिंग और सर्विलांस कर रही हैं, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। अमेरिका का नाम लिए बिना ही ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि दुश्मन ये याद रखे कि अगर उसने अब ईरान पर हमला किया तो उसे नए हथियारों, नए तरीकों और नए मोर्चों पर जवाब दिया जाएगा। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि ईरान ने अमेरिका को बातचीत का जो प्रस्ताव दिया था, ट्रंप ने उसे खारिज कर दिया है। ट्रंप की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह था कि प्रस्ताव में ईरान के परमाणु हथियार का कोई जिक्र नहीं किया गया। इस बीच अब ईरान ट्रंप को बातचीत की शर्तों का एक और प्रस्ताव देने की तैयारी कर रहा है और यह प्रस्ताव भी पाकिस्तान के जरिए ही अमेरिका तक पहुंचाया जाएगा और इसमें भी हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की बात हो सकती है और साथ ही इस बार ईरान की तरफ से बातचीत शुरू करने से पहले उसकी फ्रीज की गई संपत्तियों की वापसी की शर्त भी लगाई जा सकती है। यानी ईरान अमेरिका को उलझाए हुए है। बातचीत के बहाने वो वक्त बिता रहा है और साथ ही जंग की तैयारी भी कर रहा है और ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ट्रंप को ब्रिटेन से मिले करारे जवाब की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III ने आईना दिखा दिया है। उन्होंने अमेरिका में ही ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया है और कहा है कि अगर ब्रिटेन नहीं होता तो आज अमेरिकी लोग फ्रेंच भाषा बोल रहे होते। आप जानते हैं कि ईरान जंग में मदद ना मिलने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ब्रिटेन से खासे नाराज है। उनकी तरफ से ब्रिटेन जैसे असहयोगी देशों को एक अलग सूची में डाल दिया गया है और आने वाले वक्त में एक्शन की उम्मीद भी जताई जा रही है। इस तनाव के बीच ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III और क्वीन कैमिला अमेरिका दौरे पर पहुंचे। उनका यह राजकीय दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में ब्रिटेन और अमेरिका के संबंधों के लिए यह काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह किंग चार्ल्स III ने ट्रंप को जवाब दिया, उसके बाद दोनों देशों में दूरियां और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल किंग चार्ल्स III के लिए व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर आयोजित किया गया और इस दौरान उन्होंने ट्रंप से मजाकिया अंदाज में कहा कि आपने हाल ही में कहा था कि अगर अमेरिका नहीं होता तो यूरोप के देश जर्मन बोल रहे होते। तो मैं कहूं कि अगर हम यानी ब्रिटेन नहीं होता तो आप फ्रेंच बोल रहे होते। यहां किंग चार्ल्स ने एक तीर से दो निशाना साधने का काम किया है। पहला तो उनका इशारा उत्तरी अमेरिका के उन इलाकों की तरफ था जहां पहले ब्रिटेन और फ्रांस का कब्जा था और दोनों के बीच लंबे समय तक लड़ाई हुई थी। यह सब अमेरिका की आजादी यानी करीब 250 साल पहले हुआ था। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने नाम लेकर ट्रंप की उस टिप्पणी का जवाब दिया है जो उन्होंने जनवरी में दावोस सम्मेलन में की थी। उस वक्त ट्रंप ने कहा था कि अगर दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका मदद नहीं करता तो आप यानी ब्रिटेन के लोग जर्मन और थोड़ा जापानी बोल रहे होते। इसके बाद किंग चार्ल्स III ने अमेरिकी कांग्रेस को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने नेटो की एकता का संकल्प लिया और रूस के चल रहे आक्रमण के बीच यूक्रेन के लिए समर्थन का आह्वान किया। हालांकि उन्होंने नेटो में जारी खींचतान का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन कई अन्य मुद्दों पर मुखरता से अपनी राय रखी जो ट्रंप के वक्तव्यों से काफी मुख्तलिफ थी। उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका के $430 बिलियन के वार्षिक व्यापार की तारीफ की, जबकि ट्रंप तो बार बार ब्रिटेन पर टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं। इसके अलावा किंग चार्ल्स III ने वैश्विक पर्यावरणीय चिंताओं का भी जिक्र किया, जबकि ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन को धोखाधड़ी करार दिया है और अपने पहले और दूसरे कार्यकाल के दौरान ऐतिहासिक पेरिस समझौते से वो पीछे हट गए। यानी किंग चार्ल्स III ने ट्रंप को आईना दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। हालांकि उन्होंने दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी रोशनी डाली और आने वाले वक्त में बेहतर सहयोग की उम्मीद भी जताई है।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे यूएई के बड़े कदम की। तो ईरान जंग ने खाड़ी देशों में सिर फुटअव्वल की स्थिति बना दी है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर तेल निर्यात रोक दिया है और इसके बाद से ही खाड़ी देशों में टकराव बढ़ता जा रहा है। यूएई ने खाड़ी सहयोग संगठन पर आरोप लगाए हैं कि जंग में सबसे ज्यादा हमले उस पर हुए। ईरान ने सबसे ज्यादा मिसाइल और ड्रोन उसके बड़े शहरों पर दागे, लेकिन खाड़ी सहयोग संगठन ने यूएई की कोई मदद नहीं की। यूएई ने इसकी कड़ी आलोचना की है और ऐलान कर दिया है कि वो 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ रहा है। यूएई के इस फैसले के पीछे कहीं ना कहीं सऊदी अरब को जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि यूएई की उत्पादन क्षमता 4.8 से 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक है, लेकिन कोटे के कारण वो 3.2 से लेकर 3.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक ही उत्पादन कर पा रहा है। अब कोटे से मुक्त होकर यूएई ज्यादा तेल निकाल सकेगा और अपनी राष्ट्रीय हितों के मुताबिक नीतियां बना सकेगा। वैसे दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में यूएई की तरफ से यह कदम उठाया गया। अमेरिका लंबे समय से यह कोशिश कर रहा था कि ओपेक को किसी भी तरह से तोड़ा जाए, उसे कमजोर किया जाए। ऐसे में यूएई की तरफ से ओपेक को छोड़ने का ऐलान कहीं ना कहीं अमेरिका को फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि ओपेक देश दुनिया भर में तेल की सप्लाई और कीमत पर नियंत्रण रखते हैं और अब यूएई का इससे बाहर आना ओपेक के बिखराव की शुरुआत मानी जा रही है। वहीं सऊदी अरब की परेशानी भी बढ़ती दिख रही है, क्योंकि ओपेक में उसका दबदबा था। अब यूएई के ओपेक छोड़ने से इसकी एकजुटता कमजोर होगी और सऊदी का बाजार नियंत्रण घटेगा। वैसे यूएई के इस फैसले के पीछे सऊदी के अलावा यमन और सूडान जैसे मुद्दों पर मतभेद भी बताए जा रहे हैं। साथ ही सऊदी का पाकिस्तान की तरफ झुकाव उसने भी यूएई को नाराज कर दिया। यह नाराजगी तब और बढ़ गई जब यूएई ने पाकिस्तान से अपना $3.5 अरब का कर्ज वापस मांग लिया और पाकिस्तान ने सऊदी से पैसे लेकर यूएई का पूरा कर्ज चुका दिया। ऐसे में यूएई पाकिस्तान और सऊदी की दोस्ती से भी नाराज बताया जा रहा है। वैसे हम ओपेक के बारे में बात करें तो इसका गठन 10 से 14 सितंबर 1960 को इराक के बगदाद में आयोजित एक सम्मेलन में हुआ था। इसके संस्थापक सदस्य ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला थे। 1967 में अबू धाबी अमीरात के रूप में इसका सदस्य बना। बाद में 1971 में यूएई के एक स्वतंत्र देश बनने के बाद वो इसका हिस्सा बना था और अब वो इस संगठन से अलग हो गया है, जिसके बाद ओपेक का बिखरना तय माना जा रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की बढ़ती मुश्किलों की। तो पश्चिम एशिया में जारी जंग का असर कई देशों पर पड़ रहा है, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। पाकिस्तान गंभीर ईंधन संकट का सामना कर रहा है, जिसके चलते कई जिलों में लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है और यह बात पेट्रोलियम मंत्री अली मलिक ने खुद स्वीकार की है। मलिक ने कहा कि देश के पास अब एक दिन का भी रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार नहीं बचा है। उन्होंने ईंधन संकट का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे पास कोई रणनीतिक तेल भंडार नहीं है, हमारे पास सिर्फ कमर्शियल भंडार है। उसमें भी हमारे पास 5 से 7 दिनों का कच्चा तेल है और तेल मार्केटिंग कंपनियों के पास जो रिफाइंड उत्पाद है वो केवल 20 से 21 दिनों तक चल सकता है। हम भारत की तरह नहीं है जिसके पास 60 से 70 दिनों का भंडार है। यानी पेट्रोलियम मंत्री ने साफ कहा है कि पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो महंगी दर पर क्रूड ऑयल खरीद सके, जिस तरह भारत और चीन खरीद रहे हैं। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पाकिस्तान ने आईएमएफ से कर्ज की डिमांड की, लेकिन यह कर्ज भी पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने उसके $7 अरब के चल रहे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम में 11 नई शर्तें जोड़ दी हैं। बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट के मुताबिक एक शर्त यह है कि सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी SEZ एक्ट और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी एक्ट में बदलाव करे। इसका मकसद मौजूदा टैक्स छूट जैसी सुविधाओं को धीरे धीरे खत्म करना और मुनाफे के आधार पर मिलने वाली राहत की जगह लागत के आधार पर राहत देना है। और एक और नई शर्त यह है कि बिजनेस माहौल को बेहतर बनाने के लिए एक रेगुलेटरी रजिस्ट्री बनाई जाए। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में एक और बात को लेकर चिंता जाहिर की गई कि सरकार कराची में 6000 एकड़ जमीन SEZ डेवलपर्स को बिना किसी शुल्क के लीज पर देने की योजना बना रही है। बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी दिसंबर 2025 में आईएमएफ ने पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें थोपी थी। आईएमएफ के इस कदम ने पाकिस्तान को एक नई मुसीबत में फंसा दिया है, जिससे पाकिस्तान में जारी बवाल और बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। और अब चलते चलते में बात करेंगे घर बनाने वाले मेंढक की।
तो आज तक आपने चिड़ियों को घोंसला बुनते देखा होगा या मधुमक्खियों को छत्ता तैयार करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक मेंढक भी इंसानों की तरह अपना घर खुद बनाता है? जी हां, भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व में वैज्ञानिकों को मेंढक की एक नई प्रजाति मिली है। ये मेंढक इतना छोटा है कि इसका आकार हमारी उंगली के पोर के बराबर है, यानी करीब 2.3 से 3.5 सेंटीमीटर। और भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में पहली बार ऐसा मेंढक मिला है जो मिट्टी से अपना घर तैयार करता है। ज्यादातर मेंढक तो बस पानी या पत्तों पर अंडे देकर अपना काम खत्म कर देते हैं, लेकिन ये मेंढक उनसे काफी अलग है। ये जंगलों में जमीन पर गिरी पत्तियों के नीचे मिट्टी का एक छोटा सा कमरा बनाता है। और दिलचस्प बात तो यह है कि ये अपने इस घर में हवा के आने जाने और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखता है। इसी मिट्टी के सुरक्षित घर में वो अपने अंडे देता है ताकि वो नष्ट होने से बचे रहे। अगर आप इसे पहचानना चाहें तो इसकी कुछ खास निशानियां हैं, आइए जरा उन्हें भी जान लेते हैं। तो इसकी दोनों आंखों के बीच एक गहरी भूरी रेखा होती है। इसकी पीठ पर अंग्रेजी के वी आकार का एक निशान बना होता है। इसे फेंग फ्रॉग कहा जाता है क्योंकि इसके निचले जबड़े में छोटे छोटे दांतों जैसे उभार होते हैं। वैज्ञानिकों ने जब इसका डीएनए टेस्ट किया तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। ये प्रजाति म्यांमार और चीन में तो पाई जाती थी, लेकिन भारत में इसका मिलना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दरअसल ये जिस नामदफा टाइगर रिजर्व में मिला है वो चीन और म्यांमार के बॉर्डर से ही सटा हुआ है और दुनिया के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले इलाकों में से एक है। जानकारों का कहना है कि यह खोज बताती है कि पूर्वोत्तर भारत के जंगलों में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो दुनिया की नजरों से ओझल है। लेकिन फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।